मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम। इसमें हमने श्वसन तंत्र को समझ लिया था। अब हम मानव में श्वसन क्रिया को समझेंगे। तो मानव में श्वसन क्रिया दो प्रकार से होती है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है, अर्थात हम जो सांस अंदर लेते हैं वो अंतःश्वसन। जैसे हम ऐसे अंदर सांस लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। और हम जो सांस छोड़ते हैं वो कहलाता है उच्छ्वसन। तो अंतःश्वसन के दौरान वक्षी गुहा फैलती है, अर्थात हम जैसे सांस अंदर लेते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है, अर्थात हमारी जो वक्षी गुहा होती है वो फैल जाती है। और उच्छ्वसन में वक्षी गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, अर्थात हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो वो वापस हमारे उसी आकार में वक्षी गुहा आ जाती है। फसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है और इसमें फसलियों में पेशियाँ शिथिल हो जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, अर्थात सांस लेने में हमारा जो वक्ष है, जो सीना है, ये ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात फैलता है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। हम ऐसे सांस लेते हैं तो वायु अंदर भरती है और जो दाब है वो बढ़ जाता है, और इधर गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। जब दाब बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़ों में होती है वो बाहर आ जाती है। अंतःश्वसन, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। और उच्छ्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, अर्थात हम जो जमीन पर रहते हैं या अन्य जीव जो जमीन पर रहते हैं वे वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में या श्वसन में करते हैं। और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, अर्थात पानी में रहने वाले जीव, मछली, मगर, कछुआ आदि, वे जो पानी में घुली ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। कूपिका, रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरह होता है। तो जो वायु ऑक्सीजन से समृद्ध, अर्थात जिस वायु में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है वो कूपिका से रक्तवाहिका में पहुंचती है, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये आरबीसी से मिलकर, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे रक्त में होती है, हमारे खून में होती है, तो इस लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। इसके साथ मिलकर क्या बनाती है, HbO2 अर्थात हीमोग्लोबिन का ऑक्साइड बनाती है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाती है। यह धमनियों द्वारा कहाँ पहुँचता है, ऊतकों में पहुँच जाता है ना। यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पहुँची, ऊतकों में पहुँची, और किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। अब ये ऊतक में यहाँ जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज अर्थात हम जो भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो ग्लूकोज कहलाता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है। और ऊतकों में यहाँ CO2 का उत्पादन हो जाता है, अर्थात CO2 बनती है। अब ये इस क्रिया में CO2 ऊतकों में उत्पादित हो जाती है, अर्थात बन जाती है। अब जो CO2 ऊतकों में होती है वो वापस से रक्तवाहिका में पहुंचती है और CO2 का रक्त में विसरण हो जाता है। विसरण अर्थात वो उस जो वो वाहिकाएं होती हैं उससे वो निकलने लगती है। अब रक्तवाहिका द्वारा कूपिका में, है ना, फिर कहाँ पहुँचती है, वो कूपिका में पहुँच जाती है, और कूपिका में कोश जो होते हैं, कूपिका कोश, उसमें उनका विसरण हो जाता है, और यहाँ जो हमारा नाक है उसके द्वारा ये वापस बाहर कर दी जाती है। कौन सी गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार हमारी ये श्वसन क्रिया संपादित होती है। अब आगे आता है संवहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है।
अर्थात हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है या अन्य और भी पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो उस सब की आपूर्ति कौन करता है? संवहन तंत्र, है ना। जैसे हमको हमारे गांव से महिदपुर से उज्जैन जाना है तो हम किससे जाएंगे? बस से जाएंगे, है ना, या फिर हम बाइक से भी जा सकते हैं। तो जो वो माध्यम होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का, वो क्या होता है? संवहन तंत्र। तो इसी तरह हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने वाला तंत्र कौन सा है? संवहन तंत्र। अब मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव क्या है? तो पहला है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं, इसमें धमनी और शिराएं आती है, और वहन का माध्यम होता है रक्त व लसिकाएं। अब हम देखते हैं आगे रक्त, है ना, कि रक्त के कौन से अवयव है। तो ठोस अवयव जो होते हैं वे रुधिर कणिकाएं होती है, और द्रव अवयव जो होते हैं वो प्लाज्मा होता है। तो ठोस अवयव देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त या प्लेटलेट्स। ये पिछले कक्षाओं में भी हमने रक्त के भागों को समझा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, CO2 का वहन हीमोग्लोबिन, लाल हीमोग्लोबिन को O2 और CO2 का वहन, अर्थात जो लाल रक्त कणिकाएं RBC जो होती है, रेड ब्लड सेल्स इनको अंग्रेजी में कहते हैं, ये O2 अर्थात ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वहन मतलब लाने ले जाने का कार्य करती है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। खून का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है, अर्थात ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का, रोगों के जो कीटाणु होते हैं उनसे लड़ने का कार्य करती है। इसलिए इन्हें सैनिक भी कहा जाता है कि ये कीटाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। और रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक, अर्थात हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा खून बहता है, उसको कुछ देर हमारा खून बहता है और फिर वहीं जम जाता है, अर्थात उसका थक्का बन जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? रक्त प्लेटलेट्स। अब जो द्रवीय अवयव होते हैं उसमें आता है प्लाज्मा, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। अर्थात जैसे हमें कहीं चोट लग जाए और हम उस खून को पोंछ लेते हैं तो वहाँ से वाइट पीले रंग का ऐसा द्रव पदार्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और वो उसमें 10% ही ये प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, है ना, खनिज तत्व, और 90% क्या होता है? जल होता है। अब हम आगे देखते हैं वाहिकाएं, जो हमारे शरीर में रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? वाहिकाएं। तो इसमें होती है धमनी और शिराएं। तो धमनी क्या होती है? धमनी हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने का, पहुंचाने का, मतलब शरीर के सभी अंगों को, हमारे सर से लगाकर पैर तक हमारे जो सभी अंग हैं उनको पहुंचाने का कार्य करती है। तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी, अर्थात जो ये धमनियाँ होती है हमारे शरीर में, ये जो शुद्ध रक्त, हमारे हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है। और शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस शिरा, अर्थात जो शिराएं होती है वे अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसमें अपवाद है फुफ्फुस शिरा, ये शुद्ध रक्त ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है और शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं और इसमें वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, अर्थात हमारे जो ऊतक होते हैं इसके अंदर गहरी पाई जाती है और ये सतही होती है। तो धन्यवाद।